अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पैनल मेंबर्स और तमाम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पकौड़ा से है। मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेज में ग्रेजुएशन की है और अभी करंटली मैं सीएम पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज़ 2 बैच 1 2026 के अंडर पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में एज अ क्लाइमेट वॉरियर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की लीडरशिप और तमाम ऑफिशियल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने पंजाब के यूथ के लिए एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की जाए तो इसमें ओवरऑल पंजाब से ऑलमोस्ट 250 कैंडिडेट्स को प्योर मेरिट पे सिलेक्ट किया गया। इंटर्न्स को बेसिक ट्रेनिंग सेशंस दिए गए और उसके बाद अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में इन्वायरमेंट ऑफिस में तैनात किया गया। तमाम इंटर्न्स को वीकली बेसिस पे डिफरेंट इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स पे मबनी टास्क असाइन किए गए, जिनका मकसद तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के एकेडमिक नॉलेज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना था। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने एकेडमिक नॉलेज को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने और क्लाइमेट एक्शंस में अमली तौर पर शरीक होने का मौका मिला है। इसी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हर इंटर्न्स को एक टास्क असाइन किया गया जिसका नाम कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। कैपस्टोन प्रोजेक्ट में हर इंटर्न्स को अपने लोकल एरिया में कोई भी प्रोमिनेंट इन्वायरमेंट इशू को फाइंड करना, उस पर डीप कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट स्टडी कंडक्ट करना और उसकी फाइंडिंग्स और रिजल्ट की बेस पे बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सजेस्ट करना टास्क का हिस्सा था। आज हम इसी कैपस्टोन प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे और इस वीडियो में मैं अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। मेरे कैपस्टोन प्रोजेक्ट का टॉपिक जीआईएस बेस्ड हैवी मेटल असेसमेंट इन लोअर बारे दोआब कैनाल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली इसी टॉपिक को क्यों चूज किया गया एंड व्हाई इट मैटर्स मोस्ट। अगर हम ओकाड़ा की बात करें तो ओकाड़ा एक एग्रीकल्चरल लैंड है। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5 मिलियन है। ओकाड़ा की मोस्टली लैंड के इरिगेशन के लिए बेसिक एंड प्रोमिनेंट सोर्स लोअर बारे दोआब कैनाल है, जो कि रिवर रावी से बल्लोकी के मुकाम से ओरिजिनेट होती है एंड देन कसूर की कुछ ट्रिब्यूटरी से होती हुई ओकाड़ा में दाखिल होती है और आगे साहिवाल और मुल्तान तक जाती है। अगर हम बात करें कि लोअर बारे दोआब कैनाल के जो वाटर की हेल्थ है वो बहुत से एरियाज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकती है अगर ये कंटेमिनेटेड होगा, जैसा कि सॉइल की फर्टिलिटी, ह्यूमन्स हेल्थ, क्रॉप यील्ड एंड अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अगर कैनाल वाटर डिप्लीट होगा, जैसा कि सीवरेज वाटर इसमें दाखिल होगा या इंडस्ट्रियल वाटर इसमें दाखिल होगा, तो इसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि कैनाल के इर्द गिर्द की जो ज़मीन है और जो आबादियां हैं उनमें क्रॉनिक डिजीज़ जो वाटर कंटेमिनेशन की वजह से है वो इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से इस टॉपिक को चूज़ किया गया। इसके अलावा ये ऐसा टॉपिक है जिस पे पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई, इस पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स एंड रिसर्च अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो हैवी मेटल की कंटेमिनेशन है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आमतौर पे निगलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स और इवन के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको निगलेक्ट करती हैं, क्योंकि आमतौर पे जो फिजिकल असेसमेंट होती है, जो आम से नज़र आता है वाटर बस उसी पे रिलाई किया जाता है। हैवी मेटल्स की कंटेमिनेशन से ना तो वाटर का कलर चेंज होता है और ना ऑर्डर, इस वजह से ये अक्सर निगलेक्टेड होती है और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी क्रॉनिक होते हैं, क्रॉनिक डिजीज की तरह होते हैं, मीन के वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालते हैं ह्यूमन्स हेल्थ पे, फसलों की हेल्थ पे, सॉइल फर्टिलिटी पे, लेकिन वो सामने नजर नहीं आती। इसी वजह से इसको निगलेक्ट किया जाता है। तो इस वजह से इस टॉपिक को चूज किया गया ताकि इन एरियाज पे वाटर की हेल्थ को जांचा जाए, उसकी असेसमेंट की जाए, उसके जो रिजल्ट आए उसकी बुनियाद पे उसके जो बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं वो ले सके। और उसके अलावा जो मॉनिटरिंग पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं और वाटर की हेल्थ है उसको एग्जैक्ट और प्रॉपर वे में असेस किया जा सके
और उसकी मिटिगेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन दिए जा सकें। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे जो पर्पस स्टडी प्रोजेक्ट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं और जो हम रिजल्ट इससे हमें हासिल होंगे। तो सबसे पहले हमने लोअर बारी दोआब कैनाल की करंट सिचुएशन, वाटर क्वालिटी को एनालाइज करना है, प्रिसाइजली असेस करना है। हमने देखना है कि जो कैनाल वाटर है उसकी हेल्थ कैसी है, उसमें कंटेमिनेशंस कौन सी हैं, हैवी मेटल कौन सी हैं और हैवी मेटल कंसंट्रेशन कितनी है, कि कौन सी हैवी मेटल है जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है और कौन सी हैवी मेटल्स हैं जो लोअर कंसंट्रेशन में हैं। उसके अलावा हमने ये देखना है कि कंटेमिनेशन के सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कैनाल वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, जैसा कि सीवेज वाटर है और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैनाल वाटर में शामिल होना है। तो ये मेन गोल है हमारा कि सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए जो कंटेमिनेट कर रहे हैं कैनाल वाटर को। उसके अलावा इसके इन्वायरमेंटल हेल्थ पे इफेक्ट्स क्या हैं, कंटेमिनेशन जो हो रही है कैनाल वाटर की उसके इन्वायरमेंट पे कौन कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ उससे किस तरह मुतासर हो रही है, उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ पे कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और उसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी है, क्रॉप यील्ड है, ये किस तरह मुतासर हो रही है उसको भी हमने आइडेंटिफाई और स्टडी करना है। उसके अलावा हमने इसका कंपैरिजन करना है पोल्यूशन इंडेक्स से और जो हैवी मेटल है उसकी कंसंट्रेशन से हमने कंपैरिजन करना है कि कौन कौन से ऐसे कंटेमिनेंट्स हैं जो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और किन एरियाज में ज़्यादा कंसंट्रेशन है और किन एरियाज में कम कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक हैवी मेटल्स की या कंटेमिनेंट्स की। और इसके अलावा लास्ट पे हमने इसका जो गोल है हमारा कि हमने ये स्टडी इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास प्रिसाइज डाटा है, जो टॉपिक वाइज है वो हमारे पास आ जाए, ताकि हम जो मिटिगेशन प्लान्स हैं, जो वाटर मॉनिटरिंग है, वाटर हेल्थ की बेहतरी के लिए जो प्लान्स हैं वो एग्जैक्ट और प्रिसाइजली हम इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको सजेस्ट कर सकें। ये हमारे मेन गोल हैं जो हम इस स्टडी के जरिए अचीव करेंगे। अब हम देखते हैं मैथडोलॉजी। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स, टूल्स और एनालिटिकल टूल्स यूज किए गए। तो सबसे पहले आता है साइट सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग। साइट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिसर्च बेस्ड स्टडी के लिए। तो ओकाडा की डेमोग्राफी को देखते हुए हमने 3 साइट सिलेक्ट की जिनसे हम सैंपल करेंगे। सबसे पहले हेड बल्लो की, जिससे लोअर बारी दोआब कैनाल ओरिजिनेट होती है, ताकि हमें पता चले कि कैनाल के ओरिजिनेटिंग पॉइंट पे कौन कौन से कंटेमिनेंट्स कितनी कितनी कंसंट्रेशन में शामिल हैं। ये स्टडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज स्टेप था। नेक्स्ट हमने चूज किया पोर्ट बारी, जो कि ओकाडा सिटी के बिल्कुल पास ब्रिज है उसको, ताकि हमें ओकाडा सिटी की जो कंसंट्रेशन है वो भी एग्जैक्ट मालूम हो सके। देन हमने सिलेक्ट किया साहिवाल, इनके ओकाडा के ट्रिब्यूटरी के बाद साहिवाल शुरू होता है, तो साहिवाल से हम सैंपलिंग करेंगे ताकि हमें पता चले कि ओकाडा से जितना भी वाटर कंटेमिनेट होकर आगे जा रहा है तो उसके कलेक्टिव इफेक्ट्स क्या है, कलेक्टिव कंटेमिनेशन कितनी है, कलेक्टिव हैवी मेटल कंसंट्रेशन क्या है। तो ये 3 साइट सिलेक्ट की गई सैंपलिंग के लिए। देन सैंपलिंग शुरू की गई। जो सैंपलिंग है वो इन तीनों साइट से फिजिकली जाके सैंपलिंग की गई और ईच साइड से ऑलमोस्ट 500 ml टू 1 लीटर जो वाटर है वो कलेक्ट किया गया। देन उसके कुछ फिजियोकेमिकल एनालिसिस होता है जो कि ऑन साइट जरूरी होता है, जैसा कि वाटर की पीएच मेजर करना, ईसी मेजर करना, उसके अलावा फ्लो रेट मेजर करना, जो कैनाल वाटर का फ्लो रेट है उसको मेजर किया गया। देन टेम्परेचर, उसके अलावा जो वेदर सिचुएशन है वो, और जियोग्राफिकल यानी कि कोऑर्डिनेट्स, ये ऑन साइट चीज़ें मेजर की गई। उसके बाद जो वाटर है उसको प्री वॉश्ड एस्टिफाइड बॉटल्स में कलेक्ट किया गया ताकि वो प्रिजर्व रह सके, उसमें जो ट्रेस मेटल्स हैं वो स्टेबलाइज हों और उनको फिर आइसोलेटेड कंटेनर्स में मूव किया गया जिनका टेम्परेचर बहुत लो था, ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी
प्रिवेल ना हो और जो ट्रेस मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, वो स्टेबलाइज हैं। देन आता है लेबोरेटरी एनालिसिस एंड डाइजेशन। लेबोरेटरी में उसको डाइजेस्ट किया गया, उसके लिए यानी कि एसिड और पेरोक्साइड के जरिए उसको डाइजेस्ट किया गया ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो हैं वो प्रिवेल ना हो उसको। देन फिल्टर करके एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के लिए टेस्ट किया गया और उसकी बेसिस पे हमें रिजल्ट मिले। देन आता है उसमें जीआईएस मैपिंग। तो हमने बेसिकली 3 साइट से सिलेक्शन की थी यानी कि सैम्पलिंग के लिए, तो हमें उन तीनों का कंपैरिजन करना था। उसके लिए हमें ज्योग्राफिकली जो जीआईएस मैपिंग है वो बेस्ट वे था ताकि हम इन तीनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपस में कंपैरिजन कर सकें, उनका ग्राफ बना सके, उनका जो मैप है वो उनको शो कर रहा होगा कि कौन सी साइट पे किस हैवी मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको हम कलर कोडिंग के जरिए कंपैरिजन कर सकते हैं। और देन आता है उसकी जो हैवी मेटल पोल्यूशन इंडेक्स है और सोडियम अब्जॉर्प्शन है, उसके जरिए उसका कंपैरिजन वो किया गया। देन उसको फाइनलाइज किया गया। ये मेथड्स थे जो कि इस टोटल यानी कि स्टडी में यूज किए गए, यानी कि सैम्पलिंग से लेके रिजल्ट्स तक। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन एंड इम्प्लीकेशन एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। तो अगर हम सबसे पहले सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन की बात करें तो जो लोअर बारे दबाव कैनाल है इसको जो कंटेमिनेट कर रहे हैं जो मेन सोर्सेज हैं उनमें एक है अनट्रीटेड सेवरेज वाटर। अगर हम ओकाड़ा की बात करें तो ओकाड़ा का ऑलमोस्ट 70% जो सेवरेज वाटर है वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के अनट्रीटेड ही 2 पॉइंट्स पे कलेक्ट किया जाता है। देन उसको डायरेक्टली पंप्स के जरिए एग्रीकल्चरल लैंड और कैनाल में डिस्चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से हैवी मेटल कंसंट्रेशन और वाटर कंटामिनेशन एक्सीड कर रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। इसके अलावा अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर है उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में लोअर बारे दबाव कैनाल में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद हैवी मेटल्स, डिफरेंट केमिकल्स और बाकी जो पॉल्यूटेंट्स है वो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा आता है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं वो बारिश के पानी के साथ रन ऑफ की सूरत में शामिल हो जाती हैं कैनाल वाटर में एंड देन वो उसको कंटेमिनेट करते हैं। ये हो गए सोर्सेज। अब अगर हम रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स की तरफ आए तो जो हमने ये पूरी रिसर्च कंडक्ट की, इसके जो हमारे पास रिजल्ट आए, जो सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो, एटॉमिक एनालिसिस, इसके जरिए जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो बड़े अलार्मिंग है। अगर हम हैवी मेटल्स की बात करें तो हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हैवी है, हाई है, कंसंट्रेशन हायर है। अगर हम कैडमियम की बात करें तो तीनों साइड्स बल्लो की, ओकाड़ा और साहिवाल, तीनों साइड्स पे कैडमियम की जो कंसंट्रेशन है वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो लिमिट्स हैं उससे बहुत ज्यादा है। कैडमियम जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स, 10 टाइम्स वो ज्यादा है लिमिट से, और इसी तरह जो आर्सेनिक है वो 5 to 6 टाइम्स एक्सीड कर रहा है लिमिट्स को। तो ये बहुत ज्यादा इनके क्रिटिकल कंडीशन है। इसी तरह जो बाकी हैवी मेटल्स हैं उनके रिजल्ट्स भी काफी हाई हैं, जो कि ये फाइल में, प्रेजेंटेशन में ग्राफ्स और टेबल्स के सूरत में एग्जैक्ट नंबर्स उनके दिए गए। उसके साथ साथ खुद के जीआईएस मैप्स भी हैं जिनमें साइट्स को शो किया गया है डिफरेंट कलर में। रेड जो है वो यानी कि जो जिसपे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो कौन से जो हैवी मेटल है उसकी कौन सी साइड पे ज्यादा है। जैसे अगर कैडमियम है तो वो अगर कोट बारी पे ज्यादा है तो उसको रेड किया गया है, ऑप्टिमम है तो उसको ग्रीन किया गया है, अगर थोड़ा सा कम है तो उसको येलो किया गया है। तो ये सारे कलर्ड मैप हैं, यानी कि कलर कोड मैप है। तो अगर हम बात करें हैवी मेटल्स पोल्यूशन इंडेक्स की तो उसमें भी तीनों साइड्स पे जो हैवी मेटल्स का पोल्यूशन इंडेक्स है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, मींस के हैवी मेटल की कंसंट्रेशन तीनों साइड्स पे ज्यादा है। एक दो हैवी मेटल्स हैं जो विद इन लिमिट्स हैं लेकिन वो भी ऑलमोस्ट एक्सीड करने वाले लिमिट्स की यानी कि एंड पे। तो इसी तरह हम देखें तो इसका मतलब है कि जो हैवी मेटल की कंसंट्रेशन है वो लोअर बारे दबाव कैनाल में बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स क्रिएट कर सकती है।
इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन हेल्थ है, जो हैवी मेटल्स हैं ये कार्सिनोजेनिस होते हैं, मतलब ये कैंसर काज कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी डैमेज होता है, स्किन रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं। तो ये काफी सारे इश्यूज पैदा करते हैं ह्यूमंस की हेल्थ के लिए। इसी तरह ये सॉइल फर्टिलिटी में डिफरेंट जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कैडमियम है, जिंक है, आर्सेनिक है, ये प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी ठीक है। अगर ये सॉइल में शामिल होंगे तो उधर यानी कि ऑप्टिमम यील्ड हम नहीं ले सकते, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं। इसी के साथ साथ क्रॉप यील्ड कम होती है। क्रॉप यील्ड कम होगी तो फूड सिक्योरिटी का इशू बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कम होंगी, यील्ड कम होगी, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है। तो इसी तरह हमारा यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी लॉस होगा। उसके अलावा हमारे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज भी ज्यादा होंगे। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी को ये यानी कि डेड कर देती है। जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो नहीं होती। अगर हैवी मेटल्स रूट्स में शामिल हो जाएं जैसे कैडमियम है, जिंक है, तो वो प्लांट्स ग्रो नहीं करते। अगर ये लीचेट करके जमीन में शामिल हो जाए, अगर ये सॉइल में शामिल हो जाए, तो उधर फर्टिलिटी नहीं होती, प्लांट्स ग्रो नहीं करते, तो बैरन लैंड हो जाती है। इसी तरीके से इसके जो वाटर एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ पे इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और फूड चेन को भी वो भी इम्पैक्ट है, क्योंकि जो फिश है, जो अगर कैनाल डायरेक्ट कैनाल से निकालते हैं फिश, तो वो उसमें हैवी मेटल्स शामिल होंगी, तो वो देन इंसानों में भी मसाइल पैदा करेंगी, फूड सिक्योरिटी और फूड चेन को भी खराब करेंगी। तो इसी तरह जो हैवी मेटल्स की हाई कंसंट्रेशन है वो ह्यूमंस, सॉइल, इन्वायरमेंट, वाटर, एक्वेटिक सिस्टम्स, इन सब को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, इनको बुरी तरह से मुतासर कर रही है। तो इसलिए इसकी जो ये स्टडी है ये ज़ाहिर कर रही है कि इसको हम मिनिमाइज करें, नहीं तो ये आने वाले दिनों में और सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिकमेंडेशन एंड सजेशंस की तरफ। तो इसकी जो सजेशंस हैं, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या सॉल्यूशंस हैं, उनको पार्ट टू पार्ट, टाइम टू टाइम हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने जो सजेस्ट की हैं वो 3 स्टेप्स में है। पहली है यानी कि शॉर्टर टर्म में, जो 1 से 6 महीने के दरमियान 0 to 6 मंथ में हम यानी कि चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले यानी कि एक एडवाइजरी जारी की जाए, वाटर क्वालिटी एडवाइजरी टू फार्मर्स, जिसमें उनको बताया जाए कि यानी कि कैनाल वाटर में आर्सेनिक और कैडमियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से उनको यानी कि टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेटिव एडवाइजरी होती है वो जारी की जाए। उसके साथ साथ एक यानी कि सोर्स ट्रेसिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है, यानी कि हम उन सोर्सेज को ट्रेस करें जो डायरेक्टली अनट्रीटेड वेस्ट वाटर शामिल कर रहे हैं कैनाल में। कुछ सोर्सेज तो हैं जो यानी कि आइडेंटिफाइड है, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जो कि यानी कि उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग चाहिए कि कौन कौन से टाइम पीरियड्स में किन सीजन में कौन कौन से सोर्सेज हैं जो शामिल कर रहे हैं। तो उसलिए एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम होना चाहिए सोर्स ट्रेसिंग का, ताकि उनको फिर मिनिमाइज किया जा सके। इसके साथ साथ हमें यानी कि एक शॉर्टर टर्म और हायर जो कंसंट्रेशन सैंपलिंग या वो मॉनिटरिंग प्रोग्राम जारी करना, यानी कि मंथली तौर पे सैंपलिंग होनी चाहिए वाटर की डिफरेंट साइड से, लोअर वाइड कैनाल के, ताकि पता चले कि यानी कि इसमें ये जो हायर कंसंट्रेशन है हैवी मेटल्स के और बाकी कंटेमिनेंट्स की, ये ओवर द टाइम किस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उसके लिए जो शॉर्टर टर्म सैंपलिंग प्रोग्राम है वो भी शुरू किया जा सकता है। हम देखते हैं मीडियम टर्म्स, यानी कि 6 to 18 मंथ्स के लिए हम कौन कौन से ऐसे यानी कि सॉल्यूशंस हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि यानी कि इस जो प्रॉब्लम है इसको मिटिगेट किया जा सके। तो इसके लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो नेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की, NEQs की, जो कि ऑल इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल हों, कि सारे इंडस्ट्रीज इस बात की पाबंद हों कि वो अपना जो डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट के कैनाल वाटर में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वकाड़ा की, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें वेस्ट यानी कि जो सीवर वेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए।
ताकि जो डायरेक्ट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसके यानी कि जो कैपेसिटी है उसकी जो यानी कि एक क्वांटिटी है उसको कम किया जा सके। जैसे जैसे टाइम टू टाइम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पर्पज के लिए इस प्रोजेक्ट में, तो जो डायरेक्ट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जो कि डिस्चार्ज किया जा रहा है कनाल में वो कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इस स्टडी के लिए हमने जो मेथड यूज किए हैं हैवी मेटल पोल्यूशन इंडेक्स और सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इसको यानी कि जो डिपार्टमेंटल असेसमेंट स्टडीज होती हैं जो प्रोग्राम होते हैं उनमें यूज किया जा सकता है, ताकि जो हैवी मेटल्स हैं उनकी जो टाइम टू टाइम कंसंट्रेशन है वो रेगुलर मॉनिटर होती रहे और उसके साथ साथ हम उनको मिटिगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो GIS बेस्ड डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, उसमें क्या होगा LPDC के लिए डैशबोर्ड बना लिया जाए जिसमें यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स हो, उसका ओरिजिनल पॉइंट हो, बल्लूकी, उकाड़ा हो, साहिवाल हो, उस पे जो हम टारगेटेड एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं, उनकी जो साइट सैम्पलिंग्स हैं, डिफरेंट टाइम टू टाइम स्टडीज के लिए प्रोग्राम जारी करेंगे, उनका यानी कि जो GIS बेस्ड है मैपिंग है वो उस पे यानी कि डैशबोर्ड पे हमें हर वक्त अवेलेबल होगी। इससे क्या होगा कि हम एरिया स्पेसिफिक यानी कि सोर्स स्पेसिफिक जो सॉल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें यानी कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट एरियाज की कंसंट्रेशन, डिफरेंट हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन, कंटेमिनेंट्स की कंसंट्रेशन एरिया टू एरिया हमारे पास होंगी कि कौन से एरिया में कौन सी यानी कि कंटेमिनेंट ज्यादा है, कौन सी हैवी मेटल ज्यादा है, तो उसके यानी कि अकॉर्डिंग हम उस अपने प्लान को रीशेप कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो यानी कि लॉन्गर टर्म 18 मंथ्स प्लस कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसमें आएगा कि एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी की जाए जो लोअर बारी दोआब कैनाल है इसका कमांड एरिया, इसके लिए सॉइल एंड क्रॉप टिश्यू यानी कि असेसमेंट स्टडी की जाए ताकि हमें पता चले कि जो इसके यानी कि डिपेंडेंट एरियाज हैं वो एरियाज जिनको यानी कि लोअर बारी दोआब कैनाल का वाटर सैराब कर रहा है, इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, उनमें वीट है, बाकी जो क्रॉप्स हैं, फोडर क्रॉप्स हैं, उनमें यानी कि जो हैवी मेटल्स हैं, कैडमियम है, आर्सेनिक है, जिंक है, उनकी कंसंट्रेशन किस हद तक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फूड सिक्योरिटी को बेहतर बना सकते हैं, हेल्थ यानी कि एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि इन एरियाज की जो यानी कि क्रॉप्स हैं वो हेल्थ के लिए प्रॉपर यानी कि यूज के काबिल हैं या नहीं है, तो उनमें जो यानी कि कंसंट्रेशन आएगी जो आगे क्रॉप्स हैं वो हमें यानी कि हेल्थ एडवाइजरी और जो हमें बाकी फूड सिक्योरिटी एडवाइजरी है वो जारी करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा जो कैनाल है उसके साथ हम एक बफर जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। जो LPDC है इसके सराउंडिंग में एक एरिया आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि इस एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, क्योंकि जो कैनाल के बिल्कुल साथ एरिया में इंडस्ट्री होती है वो अपना वेस्ट वाटर हमेशा कैनाल में जारी करती है, तो कैनाल के साथ साथ एक बफर जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और उधर यानी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हो जिससे हम मॉनिटर कर सके, इजीली मॉनिटर कर सके कोई इंडस्ट्री डायरेक्टली इसमें डिस्चार्ज तो नहीं कर रहे अपना वेस्ट वाटर, तो इसलिए एक यानी कि बफर जोन डिक्लेयर किया जा सकता है ताकि इंडस्ट्रीज ऑन द स्पॉट यानी कि वो ऑन सोर्स अपनी जो डिस्चार्ज है कंटेमिनेंट्स का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को वो ना कर सके। इसके अलावा हम परमानेंट मॉनिटरिंग प्लान या परमानेंट मॉनिटरिंग स्टडी जारी कर सकते हैं, यानी कि हर ईयर में, हर 6 मंथ में, हर सीजन में एक यानी कि कम्प्रिहेंसिव स्टडी हो, मॉनिटरिंग स्टडी जो डिफरेंट एरियाज जो इस LPDC कमांड एरिया हैं उनको कवर करें ताकि हमें हर वक्त यानी कि हर सीजन का पूरे साल का डाटा हमारे पास आता है और ये परमानेंट एवरी ईयर रिपीट हो ताकि हम उसको कंपैरिजन कर सकें, ताकि जो हमारे एक्शन हैं वो फ्रूटफुल हो रहे हैं या उनको रीशेप करने की जरूरत है, अगर उनको चेंज करने की जरूरत है या ऐसे ही चलाने की जरूरत है तो वो परमानेंट स्टडीज होती है वो इसके लिए बेस्ट होती हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेटलैंड्स डेवलप कर सकते हैं, ऑन सोर्स वेटलैंड्स यानी कि जो डिस्चार्ज पॉइंट है उसके साथ वेटलैंड अगर हो तो ये जो हैवी मेटल्स हैं या बाकी कंटेमिनेंट्स हैं ये अब्सॉर्ब हो जाएंगे वाटर में, डायरेक्ट यानी कि इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये सजेशंस है, प्रैक्टिकल सजेशंस है, अगर इन पे अमल किया जाए तो यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशंस है कंटेमिनेशन की, हैवी मेटल्स की, उनको लाजमी तौर पे कम किया जा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो बेसिकली पहला डाटा का चैलेंज था कि इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, तो डाटा कलेक्शन का एक मेन चैलेंज था। उसके अलावा यानी कि ट्रैवलिंग का एक इशू था कि हमें इस यानी कि डिफरेंट साइट्स पे जाना था, साहिवाल,
बल्लों की, दैन उखाड़ा, दैन लेबॉर्ट्री के लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो इस यानी कि स्टडी में हमें फेस करने पड़े। इसके साथ साथ थोड़ा सा यानी कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे जो हमें स्ट्रगल करना पड़ा थोड़ा बहुत। इसको फर्दर हम और भी कम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर सकते थे, लेकिन हमारा यानी कि जो टाइम जोन था, टाइम कम था, और उसके अलावा हमारे फाइनेंशियल कुछ इश्यूज थे, इनकी वजह से ये स्टडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं जा सकी, लेकिन एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। तो इसके साथ साथ मैं अगर अपना ओवरव्यू या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ये जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया है, हमें क्लाइमेट एक्शन में अमली तौर पर शरीक होने का मौका मिला है। हमने डिपार्टमेंट के जो यानी कि प्रोग्राम चल रहे हैं, जो उनके डेली मॉनिटरिंग यानी कि शेड्यूल्ड विजिट होते हैं, उसके अलावा उनकी जो यानी कि डेली एक्टिविटीज होती है, डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, उनको यानी कि एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। उसके अलावा हमें अपना जो नॉलेज था उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है। उसके अलावा हमें यानी कि बहुत से इंटरेक्शंस मिले इंडस्ट्रीज के साथ, प्रैक्टिकल इंटरेक्शंस मिले हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ देखा है वेस्ट वाटर के हवाले से, एयर एमिशंस के हवाले से, व्हीकल्स को चेक किया है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, प्लास्टिक के हवाले से। इसके अलावा हमें डिफरेंट कैंपेन्स चलाने का मौका मिला। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इस लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से और कैपस्टोन प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत अच्छा रहा है। कैपस्टोन प्रोजेक्ट में हमें प्रैक्टिकल रिसर्च करने का मौका मिला, अपने लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज को हाईलाइट करने का मौका मिला, और उनके जो ऑन साइट लोकल बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं वो सजेस्ट करने का मौका मिला। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीस पे काम करते रहेंगे। और उसके अलावा जो ओवरऑल लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जिसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में शामिल हुए, जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो लीड की, उसके अलावा कम्युनिटीज़ को एजुकेट किया, अपना नॉलेज गेन किया, उसके अलावा प्रैक्टिकल क्लाइमेट एक्शंस में शामिल हुए। उसके लिए हम जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल्स हैं, उसकी लीडरशिप है, हमारे मेंटोर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ पंजाब की पॉलिटिकल लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया पंजाब की यूथ के लिए, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने एरिया और अपने मुल्क के लिए अपना कंट्रीब्यूट करें, इनपुट दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम उम्मीद करते हैं कि यूथ के लिए ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे और हम इंशाल्लाह अपना बेस्ट इनपुट देंगे अपने पाकिस्तान के लिए, इन्वायरमेंट के लिए।